डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभास है और मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। मदुराई से 40 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है और मैं बचपन से यहीं रहना पसंद करता हूँ। मेरे पिताजी कभी कभी शहर जाया करते हैं, लेकिन मुझे कभी भी ये गांव छोड़ना पसंद है ही नहीं। पिताजी हमेशा कहते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे शहर में जाकर काम करना ही पड़ेगा, अपने गांव को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उन्हें कहता, इस गांव में एक अलग ही जादू है। ये साथ में लगते जंगल, यहाँ पर कुदरत इस तरह से खेलती है, वो बारिश की बूंदें, मैं इससे दूर नहीं जाना चाहता। हमारे पूर्वज हमेशा से यहाँ रहे और मैं भी हमेशा यहीं पर रहना चाहता हूँ। यहाँ आसपास के गांव की कहानियाँ सुनते सुनते ही मैं बड़ा हुआ हूँ। यहाँ देवताओं ने ये वनों का निर्माण किया था। यहाँ पर ऐसी ऐसी शक्तियों का निर्माण किया था जो इंसानों की मदद कर सकती थी। इसी के साथ साथ ऐसी शक्तियों का निर्माण भी हो गया था जो इंसानों का नुकसान कर सकती थी। लेकिन वो तो देवता थे, उन्होंने इसमें संतुलन बना दिया। मैं अब तक ऐसी किसी शक्ति को ढूंढ नहीं पाया था। कभी कभी तो लगता ये बस किस्से और कहानियों का हिस्सा है, लेकिन फिर भी मन को थोड़ी सी तसल्ली दे देता। लोग अपनी कहानियां सुनाते हैं तो सच ही होते होंगे। कभी कभी मैं सोचा करता, जंगल में जाकर उस एक कहानी की सच्चाई तो जान लूं। इस जंगल के बीच में लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। कुछ नदियों को पार करना पड़ता है। उन पहाड़ियों के बीच जो ढलान है, कहते हैं कि वहाँ एक अजीब सी शक्ति है। वो द्वार है किसी और दुनिया का और वहाँ पर जिन रहते हैं। ऐसे जिन जो विनाशकारी भी हो सकते हैं, शक्तिशाली आपकी मदद भी कर सकते हैं। आखिर कौन सी दुनिया है? यहाँ गांव में सब उसकी बातें किया करते हैं। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं तो कुछ लोग इसे नकार देते हैं। हमारा परिवार गरीब है। कभी कभी सोचता भी हूँ इस गांव को छोड़ना ही ना पड़ जाए। यहाँ पर जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, गांव को छोड़कर कई लोग शहरों में जा चुके हैं। वो दोबारा कभी गांव में नहीं आते। यहाँ आसपास के कई गांव में बड़े बड़े जमींदार हैं। उनके पास जैसे अचानक ही कहीं से पैसा आ गया, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहानियां बनाते हैं कि उसी जंगल में, उस दुनिया में जाकर उनको कुछ ऐसा मिला जिससे वो अमीर हो गए। ये बात हमेशा मन में खटका करती थी और मैं सोचा करता था, क्यों ना उस पहाड़ी के पार, उस ढलान पर मैं भी जाकर आऊं, उस दुनिया को देख कर आऊं और शायद मुझे भी बहुत सारा धन मिल जाए। शायद वहाँ पर धन गड़ा हो, शायद कोई खजाना हो जिससे थोड़ा थोड़ा लेकर ये ज़मींदार अब इस तरह से अमीर होते जा रहे हैं। कोई काम नहीं करते, खुद ब खुद जैसे उनके पास पैसे आते जा रहे हैं। हमारे साथ के गांव का एक जमींदार, उसका बेटा लक्ष्मी नारायण मेरा अच्छा दोस्त बन गया था। मैं हमेशा उसे अपने घर पर बुलाता, लेकिन वो मेरे घर आकर कुछ खाकर नहीं जाता। वो कहता उसे यहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। हमारे घर में तो बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं। 3 साल पहले उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन अचानक उसके पिता के पास कहाँ से पैसे आने शुरू हो गए, कोई नहीं जानता। लक्ष्मी नारायण पहले भी मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनके पास पैसे बढ़ते गए, उसका बोलचाल बदलता गया। उसे अपने पिता पर घमंड होने लगा था। पिता कहाँ से पैसे लाते हैं वो कभी सवाल पूछता तक नहीं, बस वो अमीर होते जा रहे थे, बताते किसी को नहीं थे। लक्ष्मी नारायण कई बार मेरे घर आता और मैं ये सवाल उससे पूछता रहता, कैसे ला रहे हैं तुम्हारे पिता वो पैसे? वो जवाब नहीं देता। एक दिन हम दोनों घूमने के लिए जंगल में चले गए। हम कभी कभार जंगल में जाया करते थे, वहाँ से फल सब्जियाँ तोड़ कर लाया करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गए थे। वहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था। हमें जल्दी से वापस आना था, लेकिन रास्ता भटक जाएंगे हमें पता नहीं था। वो शाम बहुत दर्दनाक निकल रही थी।
हमारे पैर भी थोड़े सूज गए थे क्योंकि वहाँ पर नमी भी थी और हमारी जूती भी टूट चुकी थी। कई बार फिसलकर हम गिरे थे। कल बारिश के कारण ज़मीन ऐसी हो चुकी थी। कभी कभी पेड़ों पर चढ़ना पड़ता क्योंकि वहाँ नीचे जानवर घूम रहे थे। हम रात के समय उसी जंगल में थे और किसी को बुला नहीं सकते थे। हमें ये तो पता था कि हमारे माता पिता हमें ढूंढने के लिए हर कोशिश कर रहे होंगे। हम घर पहुंचे ही नहीं, हमें वो ढूंढ रहे होंगे, लेकिन रास्ता कौन सा है हमें पहचान नहीं आ रहा था। उस पेड़ पर चढ़े हुए अब नीचे उतरने का मन नहीं था। नीचे उतरे शायद कोई जानवर हमें खा ही ले। पूरी रात उस पेड़ के ऊपर निकाली थी। मैं और लक्ष्मी नारायण बस बातें किए जा रहे थे। हम सोना भी नहीं चाहते थे। पेड़ पर अगर हम सो गए, कोई जानवर पेड़ पर चढ़कर हमें खींच कर ले गया, हमारे लिए जान का खतरा था। वो रात बस मैं लक्ष्मी नारायण से बातें करता रहा था। लक्ष्मी नारायण बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो बार बार मुझसे वादा लिए जा रहा था, तो मुझे बचा लोगी ना, यहाँ अकेले छोड़ोगी तो नहीं ना, मुझे साथ रखना, मैं मरना नहीं चाहता। बार बार जब नीचे से कोई जानवर निकलता वो डर जाता। मेरे से बातें किए जा रहा था और इस डर का फायदा उठाकर मैंने भी उससे पूछ लिया, सच बता, तेरे पिता के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तू सच बताएगा, मैं तुझे बचाऊंगा। अगर अब तूने झूठ बोला तो मैं अकेला इन पेड़ों पर कूदते कूदते आगे निकल जाऊंगा, तू अकेला रह जाएगा। वो बहुत डर गया था, वो डरपोक था। इसी कारण वो सच बोलने लगा था। उसने कहा उसके पिता जंगल में गए थे। किसी बाबा ने उसे बताया था उस ढलान के पास वो शक्तियां हैं। वो शक्तियां एक खास समय पर ही जागृत होती हैं। जब रात के 12 बज जाते हैं, वहाँ चांद बिल्कुल सर के ऊपर होना चाहिए। उस समय उस चांद से वो रोशनी निकलती है और उस ढलान पर एक रास्ता नजर आता है। वो रास्ता जाता है उस दुनिया में। वहाँ पर जिन्न रहते हैं। एक जिन्न को दोस्त बनाकर ले आओ, जो मांगो वो देता है, बस गलती नहीं करनी होती है। उसके पिता कुछ दोस्तों के साथ उस जगह पर गए थे। आज वो सब दोस्त बड़े जमींदार हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत बीमार हो चुके हैं। जबकि लक्ष्मी नारायण ने कहा कि उसके पिता भी बीमार हैं। किसी बीमारी ने सबको घेर लिया जो उस जमीन पर थी, लेकिन वो जिन्न उनकी मदद करेगा। पिताजी हमेशा कहते हैं जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तभी जिन्न से मदद मांगनी चाहिए। बेफालतू छोटी मोटी चीज़ों के लिए मदद नहीं मांगी जाती। कई समय बाद एक मुराद मिलती है, उस मुराद में सोच समझकर बड़ी चीज़ मांगनी पड़ती है। लगभग 12 बजे तक हमने बातें की थी। लक्ष्मी नारायण ने सब कुछ बता दिया था, लेकिन एक चीज़ से मैं भी डरा हुआ था। अगर जिंदा बचेंगे तभी ये जानकारी आगे तक पहुंचा पाऊंगा। मुझे तो लग रहा था यहाँ जानवरों को इस तरह से खुला छोड़ा गया है कि वो हमें मारने के लिए ही आसपास घूम रहे हैं। लेकिन अचानक ही मशाले लिए हुए लोग उस जंगल में घुस आए थे। ये भीड़ थी और लक्ष्मी नारायण के पिता भी वहाँ पर मौजूद थे। जैसे उन्हें पहले ही पता था कि उनका बेटा कहाँ पर छिप कर बैठा हुआ है। वो भीड़ सीधी इस पेड़ के पास आई, हमें वहाँ से उतारा गया। वहाँ से हम गांव पहुँच गए थे। लक्ष्मी नारायण को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी और उसके बाद मैं भी हैरान। मैं अपने पिता को पूछता रहा था, आखिर आपने हमारी असली लोकेशन ढूंढ कैसे ली? तो पिताजी ने कहा था, पता नहीं, लक्ष्मी नारायण के पिता को पहले से ही पता था कि तुम किस पेड़ पर चढ़े हुए हो। सीधा खींचता हुआ हमें यहाँ तक ले आया था और तुम्हें हमने बचा लिया। कोई नहीं जानता आखिर उसे सही सही कैसे पता चल गया। इतने बड़े जंगल में इतनी आगे तक तुम पहुंच आए थे और वो सीधा इसी तरफ चला आ रहा था। हम बस पीछे पीछे जाते रहे थे। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया था। शायद मुझे जवाब पता था। वो उस जिन्न का इस्तेमाल करते होंगे। उससे सवाल किया होगा, मेरा बेटा कहाँ है? उसने जवाब दे दिया, कहाँ है। अब मैं हर रोज सोचा करता था, काश वहां जाकर आऊं, काश उस दुनिया में चला जाऊं, क्योंकि मुझे वो राज पता था। चांद की रोशनी में वो दरवाज़ा खुलता है जो उस दुनिया में लेकर जाता है। वहाँ तो जिन्न है, उनसे मन मांगी मुराद मांगी जाती है और वापस आया जाता है। यहाँ वो साथ आता है, जो मांगो वो देता है। इससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? काश मैं भी एक जिन्न को अपना गुलाम बना पाऊँ। करना तो होगा ही, लेकिन पिताजी हमेशा मेरी बात को टाल दिया करते। मैं पूरी तरह से उन्हें कभी नहीं बताता कि वो रास्ता मुझे पता है। बस जिन्न की बात बताता, पिताजी गुस्सा हो जाते। इन कहानियों पर ज़्यादा यकीन मत करो, वो बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ फंस जाओ वापस नहीं आया जाता, मैंने ये सुना है।
लेकिन 3 महीने बाद पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी एक टांग टूट चुकी थी और वो पलंग पर थे। कुछ महीनों के लिए वो उठ नहीं सकते थे और घर की हालत काफ़ी खराब होती गई। हमारी खेती भी खराब हो चुकी थी। फसल सही से लग ही नहीं पाई क्योंकि इसी समय फसल लगानी थी और पिताजी को चोट लग चुकी थी। मैं इतनी मेहनत कर नहीं सकता था और कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। इस सीज़न में हर कोई अपने खेत में फसल लगाना चाहता था, किसी और की मदद नहीं करना चाहता था। लगभग 15 दिनों में मैं समझ गया था घर चलाने में मुश्किल होने लगेगी और मेरे पास तरीका तो है इससे बचने का, क्यों ना उसे आजमा कर देख ही लूं। मैंने पिताजी को कह दिया, पिताजी मैं शहर जाना चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए मैं शहर जाऊंगा, उसके बाद वापस आऊंगा कुछ पैसे कमाकर। पिताजी खुश थे। आखिर इतने समय पहले तुम कहा करते थे तुम शहर जाना नहीं चाहते, अब क्या हो गया, तुम्हें शहर पसंद कैसे आ गया? मैंने पिताजी को कहा, मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमाना चाहता हूं ताकि आपकी मदद कर पाऊं, लेकिन मेरे मन में था मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं उस जगह को ढूंढूंगा। आखिर एक जिन को गुलाम बनाकर इस दुनिया में लेकर ही आऊंगा। जब जगह ही पता है तो तरीका अपनाना ही तो होगा। पिताजी से कहकर सुबह 6 बजे मैं निकल पड़ा था उस जंगल की ओर। पहले तो उस मोड़ की तरफ मुड़ा मैं, पिताजी को लगा वहां आगे सड़क की तरफ गया होगा। वो कौन सा देखने आने वाले थे, वो तो पलंग पर थे। उस मोड़ को मुड़ते ही मैं जंगल की तरफ चल पड़ा। मुझे रास्ता सही से याद था, यहाँ इस समय हम भटक नहीं सकते। उस दिन अंधेरा होने के कारण पेड़ देखे नहीं जा पा रहे थे और मैं भटक गया था, लेकिन दिन की रोशनी में बड़ी आसानी से यहाँ से बाहर भी निकला जा सकता है, अंदर भी जाया जा सकता है। मैंने एक बड़ा सा बैग खाने का भर कर रखा हुआ था। मैं जानता था मुझे रात उसी जंगल में बितानी पड़ेगी क्योंकि आधी रात को चांद की रोशनी में वो दरवाज़ा खुलता है। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं क्या करूँगा, इसका मुझे ज़्यादा पता नहीं था। अगर मैं वो दरवाज़ा ढूंढ ना भी पाया तो पूरी रात वहाँ बिताकर दिन के वक्त वापस हो जाऊँगा, ये मैंने सोचा हुआ था। और यहाँ चलते चलते कितना समय लगेगा ये मैं पूरी तरह से नहीं जानता था। कभी भी उस पहाड़ी की ढलान तक मैं नहीं गया था, बहुत दूर थी वो। चलते चलते कितने किलोमीटर का सफ़र हो गया और थकान होने लगी थी। दोपहर तक शायद मैं आधे से ज़्यादा रास्ता नाप चुका था। वहाँ उन नदियों को पार करने में सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। कभी कभी उन नदियों के बिल्कुल साथ चलना पड़ता और जहाँ पर वो नदी संकरी होती वहाँ पर बड़ी सी लकड़ी डालकर उसे पार करना पड़ता। यहाँ रहने वाला कोई नहीं था, इन जंगलों में कोई नहीं रहता और अगर मैं मुश्किल में पड़ा तो मदद करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। फिर भी मन में आस थी, अमीर होने का एक रास्ता, एक बहुत बढ़िया रास्ता। धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम के 5-6 बजे के करीब मैं उस पहाड़ी तक चढ़ चुका था। उसके बाद वो ढलान, धीरे धीरे वहाँ शाम का वक्त हो गया था और मैंने तैयारी कर दी थी यहाँ छिपने की। यहाँ छिपूंगा, उसके बाद जब चांद निकलेगा तभी मैं वहाँ पर नीचे जाऊंगा। आज वो दिन है जब चांद 12 बजे के करीब बिल्कुल ऊपर होगा। सही समय पर ही मैं निकल कर यहाँ पर आया था। ये पूरा प्लान था जो आज बिल्कुल ठीक तरह से चला था। एक पेड़ पर मैं चढ़कर बैठ गया था, बिल्कुल सही जगह थी। ये वैसी ही ढलान थी जैसे मुझे बताई गई थी। समय बीतता गया और आधी रात का समय हो गया था। बार बार मेरा ध्यान घड़ी की तरफ जा रहा था। चांद की रोशनी ऊपर से पड़ तो रही थी लेकिन कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। दरवाज़ा कहाँ होगा? एक चीज़ की खुशी थी, यहाँ कोई जानवर नहीं था। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अचानक थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई चलकर करीब आ रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। यहाँ एक ही जानवर के चलने की आवाज़ नहीं थी, ये कई कदमों की आवाज़ थी जो धीरे धीरे बहुत नज़दीक आ चुकी थी। मेरे बहुत करीब उस ढलान के पास से वो आवाज़ें आ रही थी और यहाँ मुझे लगा था आज शायद मैं उस दरवाजे तक नहीं पहुँच पाऊँगा। यहाँ तो जैसे जानवरों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। वो दिख तो नहीं रहे थे, बस आवाज़ें आई जा रही थी और मैं टॉर्च की रोशनी वहाँ मार नहीं सकता था। बस चांद की रोशनी में जो दिखता मैं देखता रहता। पेड़ों के कारण चांद की रोशनी नीचे तक पूरी तरह फैली नहीं हुई थी, लेकिन जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी वहाँ से रोशनी निकलना शुरू हो गई। धीरे से छोटा सा जैसे बल्ब जला हो।
उसके बाद वो रोशनी बड़ी होती गई। वो बड़ा सा गोला था जिससे सफ़ेद रोशनी निकल रही थी और आसपास के पेड़ साफ साफ दिखना शुरू हो गए थे। वहाँ जो कदमों की आवाज़ आ रही थी वो नज़र नहीं आ रहे थे, बस ये बड़ा सा गोला बड़े आकार में खुलता जा रहा था। इसमें मैं समा सकता था, इतना बड़ा गोला था। उसके पार कोई पेड़ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे घास हो, लेकिन ये ढलान नहीं दिख रही थी, कोई और ही जगह थी। ऐसा लग रहा था इस गोले के पार कोई और दुनिया हो। मैं जल्दी से भागता हुआ पेड़ से नीचे उतरा, उस गोले में समा गया और अचानक वो सफ़ेद रोशनी आंखों में पड़नी शुरू हो गई। वहाँ कुछ भी दिख नहीं रहा था, बस सफ़ेद रोशनी, चारों तरफ सफ़ेद चादर दिख रही थी। मैं चलकर आगे बढ़ता भी तो वहाँ पर बस वो चादर, पीछे मुड़कर देखता तो वो गोला जैसे वहाँ था ही नहीं। मैं एक ऐसी जगह में था जहाँ से ना बाहर आया जा सकता था, ना आगे बढ़ा जा सकता था, ना कहीं जाया जा सकता था। 5 मिनट तक वहाँ मैं खड़ा रहा, कुछ नहीं हो रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा था मैं कहीं फंस गया हूँ। वहाँ कोई जिन्न नज़र नहीं आ रहा था, मैं अकेला था। लेकिन अचानक फिर से वो रोशनी कम होनी शुरू हो गई और मैं फिर से जैसे जंगल में ही था। लेकिन मैं उस गोले में पहाड़ी के ऊपर से ढलान से नीचे उतरते हुए गया था और यहाँ कोई ढलान थी ही नहीं। आसपास के पेड़ भी छोटे आकार के थे, सब कुछ जैसे छोटा हो गया हो। सामने वो बड़ा सा पहाड़ भी छोटे आकार का दिख रहा था। एक कदम में ही मैंने उस पहाड़ को पार कर लिया। कभी तो लगता जैसे मेरा आकार बड़ा हो गया है, कभी लगता वो जंगल में हर चीज का आकार छोटा हो गया है। थोड़ा सा मैं आगे गया, आगे मुझे पत्थरों के घर नजर आए। उनके डिज़ाइन काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जबकि कुछ डिज़ाइन बड़े अजीब से, कुछ विदेशी डिज़ाइन लग रहे थे तो कुछ खराब लकड़ी के छोटे छोटे घर। एक बहुत छोटा घर देखा जो मेरी चप्पल से भी ज़्यादा छोटा था, और एक बड़ा घर देखा मैंने, एक पहाड़ से भी बड़ा। उसका इतना बड़ा दरवाज़ा था कि एक पूरा शहर उस दरवाजे में समा जाए। हर चीज़ अलग सी जिसने मुझे हैरान कर दिया। और वहाँ पर घूमते हुए कुछ लोग दिखे मुझे, वो साधारण से लग रहे थे, लेकिन मैं उनसे पूछकर ये पता करना चाहता था आखिर जिन्न कहाँ है। मुझे जिन्न से मदद चाहिए, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, मुझे अपनी पिताजी की सेहत अच्छी चाहिए, मुझे बहुत चीज़ें चाहिए। जैसे ही मैं उस गांव के पास पहुंचा, उन घरों को देखते ही अजीब सा एहसास हो रहा था और वहाँ पर सब लोग काम पर लगे हुए थे। कुछ तो लोहे को पीट पीट कर कुछ आकार दे रहे थे, कुछ घरों को ठीक कर रहे थे। वहाँ एक छोटी सी दुकान थी जिसमें पत्थर रखे हुए थे, वो आदमी पुराने से पत्थर बेच रहा था। आसपास और भी कई दुकानें थी, वहाँ भी ऐसा ही सामान था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गांव हो, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल सन्नाटा। मुझे लक्ष्मी नारायण ने बताया था वहाँ खतरा भी बहुत होता है, और जिन कहानियों को मैं सुन चुका था उसमें भी जिन को ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाता। वो आपकी मुराद ज़रूर पूरी करते हैं, लेकिन खतरनाक भी बहुत होते हैं। वो असीम शक्ति से भरे होते हैं, लेकिन जिन का गांव, इसके बारे में सारी कथाएं नहीं थी। लक्ष्मी नारायण ने एक ऐसी जगह के बारे में बता दिया था जिसकी कोई कहानी भी सही से मैंने नहीं सुनी थी। मैंने 1-2 जिन के बारे में सुना था, ये तो पूरा गांव जिन से भरा है। सच में ये जिन ही हैं या साधारण इंसान हैं? ये कोई और दुनिया के इंसान ही तो नहीं। मुझे किसी से बात करनी होगी। ये सोचकर मैं आगे बढ़ चला था, लेकिन उन सब का स्वभाव भी मुझे डरा रहा था। हर कोई एक दूसरे की तरफ घूर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। एक पल के लिए मैं भी घूरता घूरता पास से गुजर रहा था। किसी ने मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी उनमें से ही एक हूँ, बाहर से आया कोई इंसान नहीं, बल्कि उनके जैसा ही। कोई ध्यान दे ही नहीं रहा था तो मैं एक दुकान के पास पहुंचा। उस आदमी ने भी मेरी तरफ देखा नहीं। हर सामान को उसने रखा हुआ था बेचने के लिए। कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आया है, लेकिन उसका ध्यान तो इधर उधर ही था, घूरे जा रहा था। उसके बाद उसकी नज़रें मेरी आंखों की तरफ पड़ी। वो मेरी आंखों की तरफ घूरना शुरू हो गया। मैंने भी मुंह से कोई शब्द नहीं निकाला। हर कोई अगर चुप है तो मैं क्यों बोलूं? यहाँ खतरा भी तो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा शायद यहाँ रिवाज ही होगा, कोई बोलता नहीं, तो मैंने इशारे में पूछ लिया, कौन हो तुम? मैंने बस हाथ हिलाया था। हर कोई मेरी तरफ ताकने लगा था। वहाँ आसपास से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थीं, पत्थर को पीटने की, सामान ले जाने की।
अचानक पूरी तरह शांति हो गई। हर कोई खड़ा होकर मेरी तरफ झांकने लगा था, मेरी आंखों की तरफ देखने लगे थे। वहां भीड़ जमा होना शुरू हो गई थी। हर कोई मेरे करीब आ रहा था और वो दुकानदार फटी हुई आंखों से मेरी तरफ देखने लगा था, जैसे उसने किसी और ही चीज को देख लिया हो। उनमें डर भी महसूस हो रहा था, उत्सुकता भी महसूस हो रही थी। वो उड़े हुए चेहरे देखकर मैं हैरान सा था। हर कोई मेरे करीब था। हर किसी ने जैसे अपनी जगह पर खड़े होकर मुझे बुलाने की कोशिश की। वहां खड़े होकर वो इस तरह से देख रहे थे कि मैं उनसे भी बात करूं, लेकिन मैं बोलूं या ना बोलूं ये मुझे पता नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा था क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे, कोई बोल नहीं रहा था। तो मैं उस दुकानदार से बोल ही पड़ा, क्या ये वही जिन का गांव है? मैं उस गांव से आया हूं इस दुनिया में। तो मेरे सामने वाला वो आदमी बोल पड़ा, अरे वाह, हाँ हाँ, ये जिन का गांव है। हाँ है। जैसे ही उसने मुझसे बात की, आसपास की वो सारी भीड़ जैसे निराश सी हो गई। हर कोई अपने काम की तरफ निकल पड़ा था और वो दुकानदार बहुत ज़्यादा खुश। उसकी खुशी का जैसे ठिकाना नहीं था। उसके बाद मैंने कहा, क्या सच में यहाँ पर जिन मिलते हैं? मेरी मुराद पूरी होगी? वो बहुत ज़्यादा खुश, हाँ हाँ होगी, बिल्कुल होगी। उसके बाद उसने सामने उस पत्थर पर मुझे बैठने के लिए कह दिया। वो दुकान से बाहर आया, मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आया। कुछ खाने के लिए था, कुछ पहनने के लिए था, मेरे सामने रख दिया। लो, क्या लेना चाहते हो? मैंने कहा, मेरे सवालों का जवाब तो मिल गया। क्या सच में हर मुराद पूरी होती है? लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा, यहाँ जिन कौन है? क्या सच में यहाँ पर कोई जिन रहता है? तो उसने कहा, हाँ, ये सारा गांव जिन का है। तुम्हें यहाँ जो भी दिख रहा है सब जिन है। तो मैंने कहा, क्या मेरे लिए खतरा है? मैंने सुना है जिन बहुत खतरनाक होते हैं, क्या मैं मारा तो नहीं जाऊंगा? तो उसने कहा, नहीं, जिन बेवजह किसी को नहीं मारते। तुमने मुझसे बात की है, मतलब तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए सब यहाँ से चले गए। अब मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। इसके बाद मैंने कहा, तो सब चुप क्यों थे? तुम आपस में बात नहीं करते? तो जिन ने कहा, नहीं, हम आपस में बात नहीं करते। अगर हम आपस में बात करेंगे तो एक दूसरे से कुछ मांगेंगे, कुछ सवाल करेंगे, कुछ जवाब देंगे। तो ये मुरादें तो हम आपस में ही मांगने लग गए, तो हम तो उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। इसीलिए हम मुराद सिर्फ उसकी पूरी करते हैं जो इंसान हो। यहाँ सिर्फ जिन रहते हैं, इसलिए हम मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालते। जब तुमने बोला मैं समझ गया तुम इंसान हो, तुमने जो जो पूछा मैंने तुम्हें बताया, तुम जो जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। उसके बाद मैं उससे बातें करता रहा, सारी जानकारी पाता रहा। इस गांव के इतिहास की जानकारी पाली, उसके बाद बाहर की दुनिया की जानकारी पाली, इस दरवाजे की जानकारी पाली। मैंने ये भी पूछ लिया, क्या मैं इस दरवाजे से बाहर अपनी दुनिया में जा पाऊंगा? उसने कहा था, हाँ, मैं साथ जाऊंगा, अकेले तुम बाहर नहीं जा सकते और हम भी इस दुनिया में कैद हैं। अगर कोई हमें गुलाम बनाकर उस दुनिया में ले जाता है तो हम बाहर जा सकती हैं। मैं ताउम्र तुम्हारा गुलाम रहूंगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मांगते वक्त ध्यान रखना, शब्दों पर संयम रखना। जो मांगोगे मैं वैसा ही दूंगा, शब्द गलत मत होने देना। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैंने उससे कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे गांव में मेरे साथ रहना। तो उसने कहा, हाँ, तुम मुझे हमेशा अपने पास ही रखना, बस एक ही शर्त है, दूर मत होना, पास ही रखना। तुम जो मांगोगे मैं देता रहूंगा। अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, तो मैंने उससे कहा, कुछ पैसे दे दो, मेरी जेब खाली है, मुझे कुछ पैसे चाहिए और पता चलना चाहिए तुम मेरी मुराद पूरी करते हो या नहीं। तो उसने कहा, पैसे जेब में हैं। मैंने जेब में हाथ डाला, जेब में सच में ढेर सारे पैसे थे। मैं गिन नहीं पा रहा था। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन घबराया हुआ भी था। मैंने वो सामने रखा खाना खाया। उसके बाद मैंने कहा, मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, साथ चलो मेरे। वहाँ सारे जिन दूर से घूरे जा रहे थे, क्योंकि एक को उसका मालिक मिल गया था और बाकी अब भी यहीं पर फंसे हुए थे। उस जिन को लेकर मैं दरवाज़ा ढूंढने लगा। वो मुझे बताता गया दरवाज़ा कहाँ है। उसके साथ ही मैं चलता गया। वो मुझे उसी सफ़ेद दुनिया में ले गया। 5 मिनट तक वो मेरे साथ था उसी दुनिया में।
मैंने कहा, ये कौन सी दुनिया है जिसमें कुछ समय के लिए हम फंस जाते हैं? उसने कहा, ये जिन की दुनिया धरती पर मौजूद नहीं है, ये बस दरवाज़ा था। उस दरवाजे का सफ़र बहुत लंबा है। तुम नहीं जानते तुम कितने ब्रह्मांडों को पार करके यहाँ तक पहुँचते हो, इसीलिए ये समय लगता है कुछ सफ़ेद दुनिया में। उसके बाद सामने वो गोल सा दरवाज़ा दिखा जिसे पार करते ही हम जंगल में थे। यहाँ जंगल में काफ़ी अंधेरा था और मैं काफ़ी डरा हुआ था। आसपास से जानवरों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मेरे पास एक जिन था। मैंने जिन को कह दिया, मुझे यहाँ रोशनी चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए और कोई भी मुझे मारे ना, ध्यान रखना, जो मुझे मारे तुम उसे जान से मार देना। मैंने जल्दबाजी में ये कह दिया था और उसके बाद वहाँ हम आगे बढ़ने लगे। मेरे ऊपर एक जानवर ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे छू तक नहीं पाया था। ज़रा सा छुआ था उसने मारने के लिए और इतने में उस जिन ने उसके शरीर के हज़ारों टुकड़े कर दिए। छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पर बिखरे पड़े थे। मैं उस जानवर को देख तक नहीं पाया था। मैं उस जंगल से बड़े आराम से बाहर निकल आया था। वो जिन मेरे साथ ही था, वो बड़े से शरीर वाला जिन। मैंने उसे आकार छोटा करने के लिए कह दिया। वो बिल्कुल मेरे जैसा आकार बनाकर अलग चेहरे के साथ मेरा दोस्त बनकर मेरे घर आ रहा था। चलते चलते सुबह हो गई थी और जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, पिताजी काफ़ी हैरान। शहर जा आए? तुम तो कह रहे थे काम करके आना है, बस एक दिन में ही वापस आ गए। मैंने कहा, एक दिन में नहीं, एक रात में सारा काम कर लिया मैंने। जेब से मैंने वो नोट निकाले, पिताजी को दे दिए। पिताजी बहुत ज़्यादा हैरान। एक रात में क्या करके आए हो, इतना पैसा कैसे कमा लिया? मैं हंसने लगा था। ये मेरा दोस्त है। शहर में मैं जिनके जहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, वहाँ उनका बेटा है ये। इन्होंने पहले ही दिन इतने पैसे दिए हैं और कहा है हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, इसका भी ख्याल रखना, गांव ले जाओ, कुछ दिनों के लिए आराम करके आओ। अब मैं थोड़े दिनों बाद ही शहर जाऊँगा। पिताजी हैरान और परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर हुआ क्या है। मैं इतने सारे पैसे ले आया, वो भी एक ही रात में। इतना समय तो शहर जाने में और आने में ही लगता है। काम ढूंढकर पैसे कमाकर भी मैं ले आया। पिताजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा लग रहे थे, लेकिन वो बयां नहीं कर पा रहे थे। मेरा वो साथी, वो जिन लड़के के रूप में मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो रहा था। वो चुप ही था। मैंने पिताजी को कहा था, ये गूंगा है, बोल नहीं पाता, इसका ख्याल हमें ही रखना होगा। ये भाषा सही से समझ नहीं पाता। इसे जो भी कहना हो मुझे बताना होगा, मैं इसे समझाऊंगा, वरना कोई इससे बात नहीं कर सकता। इसके बाद मैं ऐसा ही करता। 2-3 दिन के बाद मैं एक दिन के लिए शहर चला जाता। वो जिन मेरी बहुत मदद करता। वो मेरे लिए कमरे का इंतज़ाम करता, मुझे पैसे दे देता, मैं उससे जो मांगता वो दे देता, लेकिन शब्दों का सही इस्तेमाल करना पड़ता। अगर गलत शब्द हो तो वो वैसा ही करता, उसका जैसा मतलब निकलता वैसा ही करता। शहर में मेरी टांगें दर्द कर रही थी। मैंने उससे कहा, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, क्या तुम मेरे पैर दबा सकती हो? उसने दबाए, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कितने दबाने हैं। वो दबाता गया। मेरा अंगूठा पिचक गया, मेरा पैर पिचक गया। वो दबाता गया और मैं दर्द से करा रहा था। रुक जाओ। मैं चीखे मारने लगा था, खून टपक रहा था। तो मैंने कहा, मेरे पैर को पहले की तरह बना दो। अचानक ही उसने मेरा पैर बिल्कुल पहले की तरह बना दिया। दर्द गायब हो चुका था। मुझे उस पर गुस्सा तो था, लेकिन मैं जानता था जिन पर गुस्सा नहीं किया जा सकता। मुझे शब्दों पर ध्यान देना होगा। जो कहूँगा ये वो करेगा। अगर गलती से मैंने कह दिया मुझे मरना है, ये मार देगा मुझे। अब इसी तरह से चल रहा था। कुछ समय बाद मैं शहर चला जाता, शहर से वापस आता, ढेर सारे पैसे लेकर आता। वो पैसे से हमने धीरे धीरे अच्छा घर बनाना शुरू कर दिया था। मैं पिताजी की सेवा करना चाहता था, उन्हें भी ढेर सारे पैसे देता। हमने गांव में छोटी सी ज़मीन खरीद ली और ये 6 महीने के अंदर ही हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। मैं उस जिन से बहुत कम बात करता। जब भी ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बात करता, लेकिन वो मुझसे जैसे चिपका ही रहता, हमेशा मेरे साथ ही चलता, मुझसे दूर नहीं होता। अब पिताजी को शक होने लगा था, ये लड़का इसके साथ ही रहता है, कोई बात नहीं करता, कहीं दूर नहीं जाता, हमेशा इससे चिपका ही रहता है। क्या राज है इसके पीछे? उस रात मेरी पिताजी से बहस हो रही थी। पिताजी बार बार कहे जा रहे थे, मुझे सच बता,
पैसे कहाँ से लेकर आता है? मैं कहे जा रहा था, ये लड़का है ना, इसके पिताजी देते हैं, बहुत अमीर हैं, बताया तो है आपको। इसकी देखरेख करनी है, थोड़े समय के लिए शहर जाना है, फिर इसे गांव में रखना है। लेकिन पिताजी मान नहीं रहे थे। इतने ज़्यादा पैसे क्यों देता है वो? आखिर ये तो गांव में ही रहता है, कुछ खाता पीता है नहीं, जितना तुम देते हो उतना खाता है। ये तो तुम्हारे गुलाम की तरह है, तुम्हें इसके पैसे क्यों मिलते हैं, सच बताओ। पिताजी मुझसे बहस कर रहे थे और मैं पिताजी को समझाए जा रहा था, लेकिन पिताजी का पारा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था। इसीलिए पिताजी ने मुझे एक झापड़ लगा दिया। बस ये गलती कर दी थी और मैं सोच भी ना पाया यहाँ क्या होने वाला है। उस जिन ने मेरे पिता के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वहाँ मेरे पिताजी के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे, खून ही खून हर जगह लगा हुआ था। मेरी आंखों से एक पल के लिए आंसू निकल आए। मैं समझ नहीं पाया, क्या किया तूने? मेरे पिता को मार दिया। तो उसने कहा, आपने ही कहा था, जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा उसे मार देना। याद करो जंगल में क्या कहा था। मैं वहां बैठे बैठे रोने लगा था और कुछ ही पल में मन में ख्याल आया, मेरे पिताजी को जिंदा कर दो, जल्दी मेरे पिताजी को दोबारा जिंदा कर दो। लेकिन उस जिन ने मेरी तरफ ताकते हुए कहा, मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता मैं, ये मेरी हद से बाहर है। ये सुनकर मैं रोना शुरू हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था अब क्या करूं। मेरे पिताजी को इसने मार तो दिया है लेकिन जिंदा नहीं करेगा। मैंने कहा, तो बताओ मुझे, उन्हें जिंदा कैसे किया जा सकता है? तो उसने कहा, ये मैं नहीं जानता, मुझे तो इतना पता है, मरे हुए को जिंदा करना मेरी हद से बाहर है। अचानक ही घर के अंदर चीखती हुई माँ आई। माँ ने खून के धब्बे देखे तो वो समझ नहीं पा रही थी यहाँ क्या हुआ। वो बार बार पिताजी का नाम लिए जा रही थी, उन्हें ढूंढे जा रही थी। अचानक उन्हें जैसे लगा मैंने कुछ किया है और मुझे गर्दन से पकड़कर मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ है यहाँ? बस इतने में उस जिन ने मेरी माँ के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वहाँ खून बिखर चुका था और एक ही पल में यह घटना हो गई थी। मैं फिर से समझ नहीं पाया। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये मेरी गलती थी। मैं जिन से कहता रहा, जिंदा कर दो मेरे माँ बाप को। वो कहता रहा, ये मेरी हद से बाहर है, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने जल्दी से कहा, उन्हें मत नुकसान पहुंचाओ जो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ मत करो, कुछ मत करो। मैं रोए जा रहा था और जैसे ही मैं तड़पता हुआ बाहर निकलना चाहता था, वो कदम मेरे पीछे पीछे। मुझे उससे घृणा आ रही थी, मैं उससे छुटकारा चाहता था। मैं रोए जा रहा था। उसके बाद गुस्से में मैंने कहा, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, भाग जाओ यहाँ से। मैंने ये कहा था और वो यहाँ से गायब हो गया मेरी आंखों के सामने से। वहाँ रोता बिलखता मैं सड़क पर लेटा हुआ चीखे मार रहा था और भीड़ जमा हो गई। गांव के लोग वहाँ पर थे और मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा था मेरे घर में हुआ क्या है। मैं लोगों को कहता रहा, कोई जानवर मेरे घर में आ गया था, मैं भागकर बाहर आ गया, लेकिन अंदर उसने मेरे माँ बाप को मार दिया। वो भीड़ अंदर गई थी और उन टुकड़ों को देखकर लोगों की चीख निकल गई थी। मैं किसी को कभी बता ही नहीं पाया उस दिन क्या हुआ था, लेकिन उस जिन से छुटकारा पा लिया था मैंने, मुझे यही लगा था। कुछ दिनों बाद लोगों के मरने की खबर आने लगी। आसपास के गांव में वैसे ही छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगे। लोग मारे जाते छोटे छोटे टुकड़ों में। जंगल में जो भी जाता उसकी मौत हो जाती। यहाँ दहशत हो गई थी, कोई जानवर है जंगल में जो लोगों को मौत के घाट उतार देता है, वो छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। हर कोई मुझे सहानुभूति देने के लिए आता कि वो जानवर तुम्हारे घर से पहले निकला और उसके बाद लोगों को मारना शुरू हो गया। क्या बताता? ये जिन है, ये वही जिन है जिसे मैंने गलती से आज़ाद कर दिया। वो गुलाम होते हैं अपनी दुनिया के, इस दुनिया में लाकर छोड़ दिया था मैंने। अब वो अपने मन की मुरादें पूरी कर रहा होगा, मुझे उसे रोकना होगा। वो मेरा गुलाम है, मेरी बात मानेगा। जंगल में जाकर उसका मुकाबला करना होगा मुझे। मेरी बात मानेगा, वो रुकेगा, मैं उसे खुद ही मारूंगा, उसे खत्म करूंगा, तभी छुटकारा मिलेगा लोगों को। मैं उस जंगल में ढूंढने लगा था उसे।
जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जो भी वहां लकड़ियां या कुछ लेने के लिए जाता, मौत के घाट उतार दिया जाता। कई लोग वहां गायब हो चुके थे और उसी घने जंगल में मैं जा रहा था। मुझे रोकने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन मैं मरने को तैयार था। मेरी गलती ने एक ऐसी नौबत ला दी थी जो लोगों पर मौत बनकर बरस रही थी। मुझे ये ठीक करना था। उस घने जंगल के अंदर जाते ही एहसास हुआ, यहाँ कुछ अजीब तो है। पेड़ों के आकार बदले हुए थे, जमीन की जो मिट्टी थी उससे पानी निकल रहा था और जमीन पर अब भी बारिश नहीं हुई थी। कैसा माहौल बना दिया था, जैसे अलग ही दुनिया हो। वहां पत्थरों के टूटे फूटे छोटे छोटे घर बने हुए थे। मुझे एक पल के लिए लगा ये जिन्नात की दुनिया यहीं पर तैयार कर रहा हो, लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने वो आ गया। वो भयानक से रूप में मेरे सामने खड़ा और अचानक उसी लड़के के रूप में सामने आ गया। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था और बार बार जैसे मुझे नोचने की कोशिश तो करता, लेकिन उसकी उंगलियां रुक सी जाती। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे गुलाम हो। जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। रोक दो, जिन्हें तुम मार रहे हो ये सब रोक दो। क्यों कर रहे हो? इसके बाद वो हंसने लगा था। अब मैं कोई नौकर नहीं हूं, कोई गुलाम नहीं हूं, आज़ाद हूं। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, यही तो हम चाहते हैं। गुलामी की बेड़ियां तोड़कर आज़ादी का मज़ा ही अलग होता है। बहुत कम जिन हैं यहाँ पर जो आज़ाद हैं, कई तो गुलाम होते हैं। मालिक मर जाता है, हम अपनी दुनिया में दोबारा कैद हो जाते हैं। लेकिन तुमने तो आज़ाद कर दिया। मैं आज़ादी से जो करना चाहूँ वो करूँगा। फिर भी मैं तुम्हारी कही बातों को ही मान रहा हूँ। तुमने जैसा कहा था, कोई भी छुए उसे मार दो। यहाँ पर भी मैं वैसा ही कर रहा हूँ। जो भी यहाँ करीब पहुँच जाता है, मेरी किसी चीज़ को छूने की कोशिश करता है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगता रहा, उसे अपनी दुनिया में जाने के लिए कहता रहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना। अंत में मुझे गुस्सा आ गया। मैंने एक पत्थर उठाया, उसके घर पर दे मारा। वो टूट गया था। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। काट दो मुझे, मार दो मुझे। मैं लोगों का हत्यारा नहीं बनना चाहता। मेरी एक गलती से लोग मारे जा रहे हैं। मैं भी मौत के घाट ही पहुंचना चाहूँगा। उसने अपने लंबे लंबे नाखून मेरे कानों के पास किए, मेरे शरीर को नोचने के लिए, मुझे काटने के लिए, लेकिन जैसे वो खुद को बार बार रोक रहा था। नहीं मार सकता, तुमने मुझे आज़ाद किया है। भले ही मैं आज़ाद हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा गुलाम। तुम मेरे मालिक हो। आज़ादी के बाद भी मैं मालिक को नहीं मार सकता। तुम जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारी बात भी नहीं मानूंगा। इतना कहते ही वो सामने से गायब हो गया था। वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। मैं जानता था इसी जंगल में है वो, लेकिन मुझे उसको रोकना होगा। कैसे रोकूंगा मैं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हताश, निराश, मैं वहां से बाहर आ गया था। जंगल से बाहर पहला ख्याल, लक्ष्मी नारायण। उसके पिता के पास भी तो एक जिन्न होगा। लक्ष्मी नारायण के पास पहुंचते ही पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसके पिता बाथरूम में फिसल गए और उनके सर पर कुछ टकरा गया, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था ये जिन्न के कारण हुआ होगा। एक गलत शब्द और वो उसका इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचा देता है। उनके जितने भी दोस्त थे जो अमीर हुए थे, हर किसी की मौत हो चुकी थी। इसका मतलब जिन्न अपनी दुनिया में वापस जा चुके थे। इस आज़ाद जिन्न को मैं कैसे रोकूंगा बिना किसी जिन्न की मदद से? मुझे इसका जवाब चाहिए था। अंत में सोचते सोचते एक ही ख्याल आया, एक और जिन्न लाना होगा। उसके पास शक्ति होगी, उसकी शक्ति से ही इसका अंत किया जा सकता है। मुझे एक और दोस्त बनाकर लाना होगा। लगभग 7 दिन बाद वैसी ही चांद की रोशनी में मैं निकल पड़ा था जंगल के उसी मोड़ की तरफ। उस ढलान पर वो दरवाज़ा खुला। उसे पार करते ही मैं जिन्नात की दुनिया में। अब मुझे एक और गुलाम चाहिए था। वहाँ वो भीड़ जैसे मेरा गुलाम बनना चाहती थी। सारे तैयार थे, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चाहिए था। इतने सारों का मैं क्या करूँगा? गलती मुझसे हो गई तो सब कुछ उलट पड़ जाएगा। एक जिन्न को गुलाम बनाकर मैं फिर से अपनी दुनिया में ले आया था।
मैं एक भी मुंह से शब्द नहीं निकाल रहा था। कुछ भी गलत बोला मैंने, सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। जंगल में यहाँ लाते ही मैंने सबसे पहले कहा, मेरा पहला गुलाम, वो मुझे यहीं चाहिए। उस जिन ने एक चुटकी बजाई और वो मेरे सामने था। वो मुझे घूरे जा रहा था और मेरे पीछे खड़ा वो जिन, उसे भी वो घूरने लगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे जैसे कोई बड़ी जंग लगने वाली हो। एक मालिक के दो गुलाम, दोनों गुलामों की अपनी इच्छा। आखिर मैं किसका मालिक हूँ? ये तो युद्ध की वजह हो सकती है, लेकिन अब मेरा वही गुलाम था, वो दूसरा जिन। पहला जिन उस लड़के के रूप में मुझ पर गुस्सा तो हुए जा रहा था, बार बार वहां से गायब हो जाता, लेकिन मैं उस दूसरे जिन से बार बार कहता उसे यहाँ लाओ, वो उसे यहाँ पर पटक देता। बार बार ऐसा हो रहा था। इससे वो पहला जिन चिढ़ गया। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बार बार यहाँ बुलाए जा रहे हो। तुम करना क्या चाहते हो? तुम जानती हो मैं तुम्हें मार नहीं सकता, वरना छोटे छोटे टुकड़े कर देता। अब मैंने दूसरी जिन से कहा, इसे जान से मार दो, खत्म कर दो इसे। तो दूसरा जिन मुझसे कहने लगा, जिन मरते नहीं, वो सिर्फ समय निकालते हैं, खुद ब खुद खत्म होते हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता। अब इस चीज से मैं भी बेहाल हो गया था। अगर जिन को मारा नहीं जा सकता तो यहां तो मैंने दूसरा जिन ला दिया था। मैंने बड़ा सोच समझ कर कहा, इस जिन को अपनी उसी दुनिया में कैद कर दो। अब पहला जिन चिल्लाए जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे धुआं बनकर वहां से गायब हो गया। उसके बाद वो दूसरा जिन मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैंने अपने होंठ भींचे हुए थे। एक गलत शब्द और कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या मांगूं इससे? क्या मांगूं जिससे ये सब का अंत हो जाए? मैंने उससे भी कहा, मेरे माँ बाप को जिंदा कर दो। उसने कहा, मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। जो समय बीत गया है, जिसकी मौत हो गई है, उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। बहुत समय तक सोचने के बाद मैंने कहा, क्या तुम घटना को बदल सकते हो? इतिहास की घटना? तो उसने कहा, इतिहास की घटना बदलने से भविष्य बदल जाता है। तो मैंने कहा, बदल दो इतिहास। मैं कभी उस दुनिया में गया ही नहीं। मैंने किसी जिन्न को गुलाम बनाया ही नहीं। जिन्न को कैसे ढूंढा जाता है मेरे दिमाग से निकाल दो, पहुंचा दो मुझे उसी समय में। बस एक याद रखना कि मैं दोबारा ऐसा ना कर पाऊं। उसने एक चुटकी बजाई थी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे हिलने लगा था। ऐसा लग रहा था मैं लेटा हुआ हूं। बार बार मैं हिले जा रहा था। मैं हिलकर उठना चाहता था, कहीं फंसा हुआ था। मेरी बाजू शायद कहीं फंसी हुई थी। अचानक ही मैं चीखने लगा था, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं समय में फंस गया हूँ? अचानक वहाँ रोशनी हुई और दो झापड़ मेरे पिताजी ने मुझे लगा दिए। मेरी आंखें धुंधली धुंधली सी हो गई थी, क्योंकि एक उंगली मेरी आंख पर भी लगी थी। लेकिन मन में खुशी, पिताजी आप जिंदा हैं? और पिताजी हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। पास में ही उठकर माँ भी आ चुकी थी। ये रात का समय था, महीनों पहले का समय। मैंने इतिहास को बदलकर सारी घटनाओं को ही बदल दिया था और अब मेरे माँ बाप जिंदा थे। लेकिन अब भी रात के वक्त जब सन्नाटा होता है, कानों में आवाज़ सुनाई देती है, समय बदलना है, आना है वापस, समय बदलना है। मैं बस आंखें मूंद कर सो जाता हूँ। रात के 12 बजे जब चांद बिल्कुल ऊपर होता है, चांद की रोशनी में वो मध्यम मध्यम आवाज़ें कान में आती हैं, मैं अब भी हूँ, आना है वापस, मैं गुलाम हूँ, आना चाहते हो? मुझे पता है वो भविष्य में मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन मैं वो भविष्य में जाना नहीं चाहता। मैं हमेशा उस रात जागते हुए गुजारता हूँ। आंखें मूंद लेता हूँ, लेकिन मुंह से शब्द तक नहीं निकालता। मैंने इतिहास ज़रूर बदल लिया था, लेकिन अब भी शायद वो किसी मोड़ पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं कहूँगा कि मैं उसके पास आना चाहता हूँ और वो बदल देगा सारा इतिहास। मैं अब भी उससे बचता हुआ जीता जा रहा हूँ।
शायद यही मेरे कर्मों का फल है। इससे मैं ये सीख गया हूँ कि जिन्नातों की दुनिया में जाना अच्छा नहीं होता। एक जिन्न को अपने पास लाना अच्छा नहीं होता। वो आपके मन की मुरादें तो पूरी करता है, लेकिन ऐसी मुरादें जिनके शब्द सही होने चाहिए। मेरी एक गलती मुझे भी मौत के घाट उतार सकती थी। आज भी मैं उस घटना को याद किया करता हूँ, उन आवाज़ों को सुना करता हूँ।